क्या कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है? कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का यह दावा, यह ओपिनियन बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि देखिए, चुनावी नतीजे जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक हर ओपिनियन ही रहती है और बड़ी बड़ी ओपिनियन पलट जाती हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन रहा है, जिस तरह से राजनीतिक मुद्दे उठे हैं, उसे देखते हुए बहुत से लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ा एज मिलता दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार पंकज शर्मा ने एक बड़ा दावा कर दिया। हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में पंकज शर्मा भी आए हुए थे। उन्होंने बहुत साफ साफ लफ्जों में ये बात कही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी हाँ, उनका पूरा दावा है। उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंकज शर्मा ने यह दावा किया कि मेरे हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है। उनका दावा है कि 125 से 130 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अशोक वानखेड़े या प्रेम कुमार जैसे तमाम पत्रकारों ने अपनी अपनी बातें रखते हुए ये दावा किया है कि यहां पर बीजेपी 50 से 70 सीटों के बीच में सिमटती दिखाई दे रही है। लेकिन पंकज शर्मा का यह दावा इसलिए अहम है क्योंकि वो चुनाव से कुछ दिनों पहले ही ये बात कह रहे हैं। उन्होंने इसके बहुत सारे कारण भी बताए हैं। पंकज शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर भारत यानी हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर स्थिति को भांप चुकी है और इसलिए वो अब दक्षिण भारत में बहुत तेजी से घुसने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए वो पिछले कुछ महीनों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर चुकी है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की विदाई उनके लिए बहुत नुकसान वाली साबित होगी, क्योंकि उनका दावा है कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त कामयाबी मिली है। अब धीरे धीरे विपक्ष लामबंद हो रहा है, अलग अलग जगहों पर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहा है। लेकिन इस सब के बीच में ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि या ओपिनियन आप इसको कहेंगे कि पंकज शर्मा ये मान रहे हैं कि करीब 125 से 130 सीटों को लाकर कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना सकती है। लेकिन ये उनकी निजी ओपिनियन है। हालांकि इससे समर्थन जताते हुए भी आपको कई पत्रकार मिलेंगे। विनोद अग्निहोत्री ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा और इसके विरोध में भी कुछ वक्तव्य आए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कारण समझने जैसे हैं कि ये दावा क्यों किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है पंकज शर्मा का आगे कि जब बीजेपी दक्षिण भारत जैसे राज्यों में घुसने की कोशिश कर रही है और ऐसे समय में जब कर्नाटक जैसे राज्य में हार जाती है तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में जब बीजेपी जीती थी तो इसे दक्षिण में उसके उदय के तौर पर देखा गया था, क्योंकि दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए ये बीजेपी रुकी हुई है अभी उत्तर के राज्यों तक। और कुछ बड़े राज्य हैं जिनसे बीजेपी को उम्मीद रहती है और जो सफलता भी रही है वो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब जैसे राज्यों से बीजेपी को सफलता मिलती रही लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन अब अगर आप देखें गणित विधानसभा चुनाव का तो पश्चिम बंगाल भी इसमें एक राज्य है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनौती हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में चुनौती के तौर पर अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं। मायावती भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो बड़ा कद करके सामने आ गए। पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तेज़ी से ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत देखने जैसी है। यहाँ पर सरकार को बनाए रखने के लिए बीजेपी को कड़ा प्रयास करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के नतीजे बीजेपी के लिए पिछली बार बहुत सकारात्मक नहीं थे। मध्य प्रदेश में बाद में सरकार बनाने में कामयाब रहे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए थे। ये सारी एनालिसिस इस बात को बताती है, उसको वरिष्ठ पत्रकारों ने रखा है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती 2024 में मिल सकती है। हालांकि बीजेपी ने यह भी हमेशा सिद्ध किया है कि बेशक विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो कई राज्यों में, लेकिन इसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आता है और उस पर वोट होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी इस पर अपनी बात रखी कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए संकट का राज्य है। वो भाजपा के लिए भी इसको संकट का राज्य मान रहे हैं। कर्नाटक में लिंगायत, फोकालिंगा, कोरबा, मुस्लिम जैसे वोट बैंक में विभाजन है। वहां प्रभुत्व की लड़ाई है और सबके अपने अपने नेता हैं। ऐसे में अभी कर्नाटक के बारे में अंतिम राय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर आज के समय में डीके शिवकुमार के हाथ में कांग्रेस की कमान होती तो अच्छा होता। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डीके शिवकुमार जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं कांग्रेस में। हर्षवर्धन त्रिपाठी का मानना है कि सिद्धारमैया जो है वो लिंगायत में विभाजन की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी भी ब्राह्मणों और कभी लिंगायतों को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। कांग्रेस को इससे निपटना होगा, तो वो कांग्रेस की चुनौती को बता रहे थे कि कांग्रेस के सामने भी यहाँ पर चुनौतियाँ हैं।
हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आगे कहा कि भाजपा पहली बार कर्नाटक में लिंगायत की राजनीति से आगे जाने की कोशिश कर रही है। कई वोकालिंगा भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को वोकालिंगा और लिंगायत में बांटना भी भाजपा के लिए अहम साबित हो सकता है। जगदीश शेट्टार के खिलाफ भी बीजेपी ने जिसे उतारा है वो भी लिंगायत समुदाय के ही हैं। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। कर्नाटक में राहुल गांधी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये विकास बनाम विभाजन का चुनाव है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ये जो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात सिद्ध हो गई है कि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इस बात को कह चुके हैं। ओपनली उन्होंने इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिला। हालांकि इसको कांग्रेस ने धमकी के तौर पर लिया था। फिर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है बीजेपी को। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे विश्वसनीय चेहरा और लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी स्वयं रहे हैं। अब वो कर्नाटक चुनाव में खुद चेहरे के तौर पर सामने हैं। तो ये उनके लिए भी एक साख का सवाल है क्योंकि इसको माना जा रहा है कि इसी से आकलन होगा कि लोकसभा चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता कितनी बरकरार रहती है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा का कोर वोट बैंक लिंगायत ही रहा है। भाजपा 2013 में इसलिए हारी क्योंकि येदियुरप्पा पार्टी से बाहर निकाल दिए गए थे और जब 2018 में भाजपा ने येदियुरप्पा को वापस लिया तो पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। कर्नाटक में वोकालिंगा का वोट बैंक जेडीएस के पास है। ये बात सही भी है जो एनालिसिस उन्होंने रखी है। जेडीएस के साथ में वोकालिंगा का जो वोट बैंक होता है उसमें विभाजन जो वो कई जगह जहां पर जेडीएस का प्रभाव है वहां कांग्रेस और जेडीएस की टक्कर है। अब भाजपा वोकालिंगा पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। ओल्ड मैसूर में भाजपा वोकालिंगा वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता ही भाजपा की ताकत है। ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी ने भाजपा को ऊर्जा दे दी है, लेकिन वहीं भाजपा विधायक की सोनिया गांधी पर टिप्पणी से मामला उलझ गया। यानी एक मौका मिला था, जो सांप वाली टिप्पणी हुई उसको उठाया भी गया, लेकिन फिर विषकन्या वाली जो टिप्पणी आई वो काउंटर की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल कर ली। तो जब फ्रंट फुट पर बीजेपी दिखाई दे रही थी तो एक बयान की वजह से फिर मामला इक्वल हो गया, बराबर बराबर देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से गलत टिप्पणियां हुई हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन टिप्पणियों का कोई असर वोटर्स पर पड़ता दिखाई देगा। विनोद अग्निहोत्री आगे ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी कर्नाटक का चुनाव अहम है क्योंकि कर्नाटक में ही भारत जोड़ो यात्रा 18 दिन यानी सबसे लंबे समय तक रही थी और वहां राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन भी मिला था। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है तो भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत को स्वीकार्यता मिलेगी, वरना उसे बेअसर माना जाएगा। कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं लेकिन सरकार इससे इनकार करती रही है, यानी वो भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है लेकिन कर्नाटक में लोग एक फैसला कर लेते हैं, उसी हिसाब से वोट देते हैं। विनोद अग्निहोत्री एक ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने कई दफ़े कर्नाटक के चुनाव को ज़मीन पर जाकर कवर किया है। वो वहाँ पर जो जातीय समीकरण है, लोगों का मिजाज है, उसको खूब समझते हैं। 2014 में पीएम मोदी की लोकप्रियता थी, उन्होंने आगे ये भी कहा है वो आज भी है, लेकिन 2014 में तो चरम पर थी, तब भी भाजपा कर्नाटक में खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो पीएम मोदी के चेहरे की जहां तक बात हो रही है, पीएम मोदी के चेहरे को लेकर कर्नाटक के मिजाज को विनोद अग्निहोत्री बता रहे हैं। उनका आगे कहना है कि भाजपा तटीय कर्नाटक में मजबूत है लेकिन ओल्ड मैसूर में भाजपा कमजोर है। वहां जेडीएस मजबूत है लेकिन पोल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट में भाजपा बहुत मजबूत है। भाजपा हर चुनाव में सारे अस्त्र इस्तेमाल करती है और ये भाजपा की ताकत है। हर राज्य और चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं और कर्नाटक में लोकल बनाम नेशनल का मुद्दा बनाने की कोशिश है। क्योंकि ये मैंने भी अपनी राय रखते हुए इस कार्यक्रम में जब बातचीत हो रही थी वरिष्ठ पत्रकारों से, तो मैंने ये कहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से ताकत दिखाई है वो ये बताता है कि बीजेपी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, एक संघर्ष की स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया है। तो विनोद अग्निहोत्री ने इस पर कहा कि बीजेपी ने ऐसा कोई चुनाव नहीं छोड़ा है जिसमें सभी अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल ना किया हो, वो चाहे मजबूत हो या कमजोर हो। आइए हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक की जंग में जातियों का कितना जोर चलता है, क्योंकि वोकालिंगा, लिंगायत, मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन, ओबीसी का मुद्दा उठना, ये सारे मुद्दे आपने एक बार फिर कर्नाटक में देखे हैं। जानिए सूबे का जातिगत समीकरण क्या है। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख हैं, यानी 84% हैं। इसके बाद मुस्लिम हैं जिनकी जनसंख्या 79 लाख है, 12.91% है। राज्य में ईसाई 11 लाख हैं, यानी 1.87%। जैन आबादी 4 लाख 0.72% है। कर्नाटक का लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है।
इनकी आबादी करीब 17% है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय वोकालिंगा है, 14% इनकी आबादी है। राज्य में कुरुबा जाति की आबादी 8%, एससी 17%, एसटी 7%। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीरशैव कर्नाटक के दो बड़े समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के चलते हुआ था। इस पर हमने कई डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक की जंग में किस जाति का कितना जोर रहने वाला है। कर्नाटक की लिंगायत जो है सबसे अहम और ताकतवर समुदाय के तौर पर देखी जाती है और आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने अपना फोकस लिंगायत पर किया है। लिंगायत समुदाय की आबादी 17% के आसपास है, जो राज्य की कुल 224 सीटों में से लगभग 67 सीटों पर खुद जीतने या फिर किसी दूसरे को जिताने की ताकत रखते हैं। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है, लेकिन उसे आरक्षण देने के लिए ओबीसी का दर्जा दिया जा चुका है। सामाजिक रूप से लिंगायत सेंट्रल कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में प्रभावशाली जातियों में गिनी जाती है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में भी लिंगायत लोग रहते हैं। लिंगायत समुदाय लंबे समय तक कांग्रेस का वोटर रहा था, लेकिन 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिंगायत मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को बर्खास्त किया था, तब से वो बीजेपी के कोर वोट बैंक बन गए। बीजेपी के करीब लिंगायत समुदाय को लाने में बीएस येदियुरप्पा का अहम रोल है। वो नंबर 1 नेता माने जाते हैं, लेकिन नंबर 2 कौन माने जाते हैं? जगदीश शेट्टार। जगदीश शेट्टार भी लिंगायत जाति के बहुत बड़े नेता हैं और बीजेपी की बड़ी ताकत माने जाते थे। वो कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। हुबली धारवाड़ से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने दावा किया था 20 से 25 सीटों को प्रभावित करेंगे। तो ये वो सीटें होंगी जो बीजेपी की मजबूत पकड़ वाली सीटें, अगर उनका दावा सच निकलता है तो ये भी एक एनालिसिस है कि जगदीश शेट्टार के आने से भी कांग्रेस जो है थोड़ा उत्साहित है, क्योंकि लिंगायत वोटर्स से उनकी जो दूरियां थी उसको पाटने में जगदीश शेट्टार एक अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। कर्नाटक में वोकालिंगा दूसरी सबसे बड़ी जाति है। सूबे में वोकालिंगा की अच्छी खासी तादाद है, जो करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। वोकालिंगा दक्षिणी कर्नाटक की प्रभावशाली जाति है। ये जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। लिंगायत की तरह ही वोकालिंगा समुदाय का भी सियासी रसूख है। समुदाय का सबसे बड़ा मठ चुनचनगिरी में है। बीजेपी इस मठ में लगातार संपर्क बनाए हुए है। कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। जेडीएस तो अपना कोर वोट बैंक है, इस लिहाज से देख ही रही है इनको, लेकिन ये माना जा रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस की, जहां पर वोकालिंगा समुदाय ज्यादा है, वहां पर इनकी सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जेडीएस के संस्थापक और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी जो बेटे हैं उनके, वो वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा अभी दिखाई दे रहे हैं डीके शिव कुमार, वो भी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। शेट्टार लिंगायत हैं, वोकालिंगा समुदाय से शिव कुमार आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पास वोकालिंगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है। वोकालिंगा समुदाय दक्षिण कर्नाटक के जिले जैसे मंड्या, हसन, मैसूर, बेंगलुरु ग्रामीण, तुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार और चिकमंगलुरु इलाकों की सियासत को प्रभावित करते हैं। पिछली बार वोकालिंगा समुदाय के लोगों ने जेडीएस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसके बाद कांग्रेस। इस बार देखना है कि वोकालिंगा समुदाय के दिल में कौन जगह बना पाया है। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा के बाद सियासत को सबसे अधिक प्रभावित अनुसूचित जाति या दलित समाज करता है। आपने देखा दलित जाति को लेकर कितनी टिप्पणियां हुई हैं, कितनी बातें कही गई हैं, क्योंकि 19.5% इनकी आबादी मानी जाती है, जो कि राज्य में सबसे बड़े जातीय समूह के रूप पर है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये कुल मिलाकर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जातीय समीकरणों पर इतना जोर क्यों दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा ने दावा किया है कि 125 से 130 सीटें लाकर कांग्रेस सरकार बना रही है। अच्छा, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि देखिए, चुनावी मिजाज है और कर्नाटक का मिजाज किसी को पता नहीं लगता, ये भी बात कही जाती है। उनके दिल में क्या चल रहा है वो तो आपको 13 तारीख को पता लगेगा, जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। हिमाचल की तरह कर्नाटक में कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस क्या इसका फायदा उठा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।